बार्डर-मैनहॉफ फिनोमेनन, द फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बताए जाने वाली बातें आपके लिए बार्डर-मैनहॉफ फिनोमेनन यानी द फ्रीक्वेंसी इल्यूजन की तरह काम करेगा। बार्डर-मैनहॉफ फिनोमेनन या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन एक कॉग्निटिव बायस या पूर्वाग्रह की तरह काम करता है, जिसमें एक व्यक्ति किसी विशिष्ट सूचना, शब्द या अवधारणा के बारे में हाल ही में जागरूक होने के बाद उसे ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने आसपास नोटिस या महसूस करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दुनिया भर में हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है और वो सफल होने की क्षमता भी रखता है, लेकिन अक्सर एक इंसान के मन में किसी भी डिसीजन या काम को शुरू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैं सफल होने के लिए कुछ करूं भी तो कैसे करूं। मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मैं प्रिविलेज्ड नहीं रहा, मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, मेरी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई, मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, मैं अच्छे कॉलेजेस में नहीं गया। कई बार लोगों को शिकायत रहती है कि मैं जिस शहर में या घर में पैदा हुआ वहाँ का माहौल अच्छा नहीं रहा, मेरे सराउंडिंग में तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। कई लोग तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि शायद मैं किसी गलत देश में पैदा हो गया। दोस्तों, ये जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, यही कारण है कि जिन रिसोर्सेज के जरिए हम सफल हो सकते हैं वो हमारे आसपास होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं वे कोई मार्स, जुपिटर या शनि ग्रह से नहीं आए। दे आर फ्रॉम हियर ओनली। उनका जन्म, उनकी अपब्रिंगिंग यहीं इसी धरती पे हुई है। आपकी और मेरी तरह इसी दुनिया के लोग हैं जो मैसिवली सक्सेसफुल हैं। क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आता कि वाई आर दे सक्सेसफुल एंड नॉट मी? आखिर क्यों कुछ लोग ही सफल हैं और बाकियों के हिस्से केवल संघर्ष ही रह जाता है? क्योंकि जैसे एक जौहरी को हीरे की परख होती है ना, वैसे ही सफल लोगों को मौके और संसाधनों की परख होती है। और इसी वजह से जहां दुनिया क्राइसिस देख रही होती है, वहीं सक्सेसफुल लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। और आज के इस वीडियो लेसन को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपकी नजरें भी एक जौहरी की तरह हो जाएगी और आपके आसपास जो मौके मौजूद हैं वो आपको हीरे की तरह साफ और चमकती हुई दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आज हम एनएलपी के 5वें प्रीसपोजिशन की बात करेंगे, जिसमें एनएलपी कहती है कि पीपल ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज दे नीड। यानी आपके जीवन में आपको सफल होने के लिए जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो आपके आसपास मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी नजरें उन रिसोर्सेज तक पहुंच नहीं रही। उन रिसोर्सेज तक पहुंचने में जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, जिसने आपको रोक रखा है, जिस पर अभी अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने बात की, उन मेंटल ब्लॉकेजेस को कैसे हटाएं, कैसे उन रिसोर्सेज तक हम न केवल पहुंचें बल्कि उनका सही तरीके से उपयोग करते हुए अपने इस एकमात्र जीवन को बेहतरीन, सफल और सुंदर बनाएं। इसका पूरा रोड मैप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ईश्वर ने किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया। ईश्वर ने हर एक को वो सारे रिसोर्सेज दिए जो अडानीज, अंबानीज, टाटाज, बिरलास को दिए। बस कमी केवल इतनी है कि वे अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए उन रिसोर्सेज को देख पाए और उनका सही उपयोग कर पाए। नहीं तो आप सोच कर देखिए कि एक पकोड़े बेचने वाला व्यक्ति और पेट्रोल पंप के डेपो में 300 रुपये महीने की तनख्वाह पे टीन के डब्बे उठाने वाला व्यक्ति उस हालात में भी ये सोच रहा था कि विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी मेरी होगी, और ऐसा उसने अपने एक ही जीवन में कर दिखाया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने धीरू भाई की। उनकी जामनगर रिफाइनरी आज दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इस बात से ये साबित होता है कि अगर एक इंसान किसी चीज को ठान ले और अगर उसे ये यकीन हो जाए कि वो उस काम को कर सकता है तो कुछ भी मुमकिन है। लेकिन उसके लिए पारखी नजर और रिसोर्सेज की पहचान होनी आवश्यक है। लेकिन ज्यादातर के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि यार मैं इस लायक कहाँ। वो तो जो कर पा रहे हैं वो गॉड गिफ्टेड है या तो उनकी किस्मत अच्छी है। अब ये जो ऑब्स्टेकल है ये केवल और केवल आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का नतीजा है।
कि मेरे पास वह संसाधन नहीं है। असलियत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। यकीन जाने अगले कुछ ही पलों में आपकी ये धारणा पूरी तरह से बदलने वाली है। क्योंकि एक बात आप गंभीरता से सोच कर देखो, एक ही स्कूल में, एक ही सिलेबस, एक ही टीचर से पढ़ने वाले दो बच्चे अलग अलग ग्रेड क्यों लाते हैं? आप हिंदुस्तान के सुदूर से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, जहां पर बेसिक रिसोर्सेज नहीं है, पीने का साफ पानी, बिजली, सड़कें, ऐसी जो बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी कमी है। लेकिन उसी गांव में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो संपन्न है, यानी उसके पास वो सारी चीजें उपलब्ध हैं जो वहां के बाकी लोगों के पास नहीं है, जबकि वह एक ही प्रकार के माहौल में पैदा हुए और पले बढ़े हैं। फिर ऐसा क्यों है? दोस्तों, इसका मूल कारण है नेसेसिटी वर्सेस अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। ये नेसेसिटी वर्सेस अपॉर्चुनिटी माइंडसेट के फर्क को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी पेश करता हूं। इस कहानी को आप बहुत स्थिरता के साथ सुनें, क्योंकि ये कहानी आपके बिलीफ सिस्टम को, खास तौर से आपके उस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, उसे बदल कर रख देगी। दोस्तों, एक बार की घटना है, एक संत अपने शिष्य के साथ भिक्षा मांगने निकले थे और भिक्षाटन में जाते हुए वे थोड़ी दूर निकल गए। शाम ढलने लगी और उन्हें रात को रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी। ऐसे में वो संत और शिष्य दोनों कोई ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां रात बिताई जा सके। तभी उन्हें एक छोटे से टीले पर, यानी छोटी सी पहाड़ी जिसके ऊपर एक रोशनी नजर आई। वे दोनों उस रोशनी के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखी। उन्होंने सोचा कि इस पूरी तरह से वीरान जंगल के बीच कौन है जो रह रहा है? क्या हम एक रात के लिए यहाँ ठहर सकते हैं? ये सोचकर उस टीले पर वे धीरे धीरे चढ़ने लगे और उस घर के दरवाजे तक पहुंचे। शिष्य ने गुरु के आदेश पर दरवाजे को खटखटाया। पल भर में अंदर से एक बहुत साधारण सा व्यक्ति, दीनहीन हालत में, कमजोर सा, दुबला पतला, बस तन ढकने भर बहुत ही साधारण कपड़ों में दरवाजे से बाहर आया। उसने संतों को अपने समक्ष देखकर श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, आप दोनों आगंतुकों को मेरा प्रणाम। बताएं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? तो संत ने उनसे कहा कि हम भिक्षाटन के लिए निकले थे और हमें देर हो गई। कृपया आज रात के लिए हमें आश्रय देने का कष्ट करें। हम यहीं आपके बरामदे में सो जाएंगे और सुबह उठते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस झोपड़ी के मालिक ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आप हमारी छोटी सी कुटिया में पधारे हैं और हमें सेवा का मौका दे रहे हैं। अतिथि देवो भव के भाव से उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और पत्नी भागती हुई आई। गृहस्थ ने अपनी पत्नी को कहा कि हमारे दरवाजे पे अतिथि आए हैं, तो आप इनका सत्कार करो और इनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। दोनों पति पत्नी के सत्कार भाव को देखकर संत और शिष्य बहुत खुश हुए। फिर संत और शिष्य के लिए खाट लगाई गई और उन्हें पानी लाकर दिया गया। उन्होंने हाथ पैर धोए और उनके लिए खाने में रोटी और दूध की व्यवस्था की गई। दोनों गुरु और शिष्य दूध और रोटी खा रहे थे। इस दौरान बातें हुई। बात करते करते संत ने उस गृहस्थ से पूछा कि आप क्या करते हैं, आपकी जीविका का संसाधन क्या है, क्योंकि आप इस वीरान जंगल में एक छोटे से टीले पर अपने परिवार को लेकर वास कर रहे हैं, तो आपकी आजीविका कैसे चलती है? उस गृहस्थ ने बताया कि जी मेरे पास एक गाय है और उस गाय के दूध से हमारा जीवन चलता है। उस दूध में कुछ हम खाने को रख लेते हैं और थोड़ा सा बेचते हैं ताकि उससे बाकी व्यवस्थाएं हम कर सकें। उसने अपनी गाय की ओर इशारा करते हुए कहा, और उसी से हमारा जीवन यापन हो रहा है। लाचारी है, मजबूरी है, गरीबी है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। यह सुनकर संत जो थे उन्होंने आभार व्यक्त किया कि आपने हमारा सत्कार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सोने चले गए। आधी रात को अचानक से संत ने शिष्य को चुपके से उठाकर कहा, यहाँ से जल्दी चलो। शिष्य कुछ समझ पाता उससे पहले उन्होंने कहा, शोर मत मचाना, हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। शिष्य गुरु की बात सुनकर शंका भरे मन से गुरु के साथ टीले से उतरने लगा और वो बार बार पूछता कि गुरुजी क्या हुआ, आप हमें क्यों इस प्रकार ले जा रहे हैं, हम अचानक भाग क्यों रहे हैं? गुरु ने कहा, मैंने कुछ ऐसा किया है जो मैं अभी नहीं बता सकता, अभी यहाँ से चलो। शिष्य जैसे ही टीले से नीचे उतर रहा था तभी उसकी नज़र उस गृहस्थ की मरी हुई गाय पर पड़ी जो शायद टीले से गिरकर मारी गई थी। उसने अपने गुरु से पूछा कि ये कैसे हुआ, इन विचारों की गाय कैसे मरी? तो संत ने कहा, मैंने इस गाय को टीले से धक्का दे दिया है।
शिष्य एकदम से चौंक कर पूछा, लेकिन क्यों? गुरु ने कहा, ये मैंने क्यों किया ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी चलो। जैसे ही शिष्य ने यह सुना कि उसके गुरु ने उस भले मानस के साथ इतना बड़ा आघात किया है, उसके अंदर गुस्सा भी था और भारी दुख भी, खास तौर पर यह जानकर कि मेरा गुरु इतना बड़ा पाप कर कैसे सकता है, ये अधर्म, ये घोर पाप। लेकिन वो अपने गुरु से प्रतिशोध भी नहीं ले सकता था और ना ही कुछ भला बुरा कह सकता था। एक बार उसका मन किया कि उस गृहस्थ को जाकर सारी बातें बता दे, लेकिन फिर उसे लगा कि गृहस्थ ये जानने के बाद गुरु को छोड़ेगा नहीं और वो अपनी आंखों के सामने अपने श्रद्धेय गुरु को पिटता हुआ भी नहीं देख सकता। ये सोचकर उसने मन ही मन गुरु से कहा कि गुरु जी, मैं आपके साथ नहीं आ रहा, मुझे क्षमा करें, मैं आज से आपका परित्याग कर रहा हूँ, क्योंकि आपके इस कृत्य ने मुझे बहुत खिन्न किया है। और फिर गुरु को बिना बताए शिष्य ने अपना रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते चल पड़ा। इस घटना के बाद लगभग 4-5 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन संयोग से शिष्य उसी रास्ते से किसी कारणवश गुजर रहा था और तभी उसे अचानक से याद आया कि इस रास्ते से मैं पहले भी गुजरा हूँ, इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ करीब ही एक टीले के ऊपर झोपड़ी में एक परिवार रहा करता था, जिसके यहाँ मैंने और मेरे उस उदंड गुरु ने एक रात आश्रय लिया था और बहुत अच्छा आदर सत्कार हुआ था। लेकिन गुरु ने बहुत बड़ा कांड कर दिया था, जिसकी वजह से हमें यहाँ से भागना पड़ा था। ये सोचते ही उसके मन में एक जिज्ञासा हुई कि गुरु ने जिस परिवार की आजीविका छीन ली थी, उनके गाय को मारकर उसकी क्या स्थिति है, वो किस व्यथा में जी रहे हैं, जीवित भी हैं या भूख से तड़प कर मर गए, मैं एक बार देख लूँ। अगर जीवित होंगे तो एक बार दूर से ही क्षमा मांग लूँगा, क्योंकि वह 5 साल से अपराध बोध में जी रहा था। फिर शिष्य उस टीले की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह उस टीले के नजदीक जाने लगा, उसकी आंखों के सामने जो उसे दिख रहा था, उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल वह टीले पर जो छोटी सी झोपड़ी थी, एक महलनुमा कोठी में बदल चुकी थी। कुछ नौकर चाकर वहां काम कर रहे थे। एक गृहस्थ बाहर आंगन में झक सफेद धोती कुर्ते में एक बड़ी सी चारपाई में बैठा हुआ था और हुक्का पी रहा था। शायद उसकी पत्नी बगल में खड़ी थी, जिसे दूर से देखकर ही समझ आ रहा था कि वह आभूषण से लदी है, क्योंकि आभूषण सोने के थे और रोशनी में चमक रहे थे। आसपास 2-3 बच्चे अच्छे पोशाक में किलकारियों के साथ खेल रहे थे। ये सब कुछ देखकर वो धीरे धीरे नजदीक जाता गया। करीब जाते हुए वह जो देख रहा था, उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मन बनाया कि मैं उस गृहस्थ के सामने जाऊंगा और देखूंगा कि क्या ये वही व्यक्ति है जिससे उस रात हमारी मुलाकात हुई थी, या उनके मरने के बाद कोई और यहाँ रहने लगा है। वह गृहस्थ के सामने पहुंचा और उसने देखा कि हाँ, वह बिल्कुल वही व्यक्ति है। उसे जीवित इस बेहतर हालत में देखकर शिष्य अचंभित होते हुए उससे पूछा, महाशय, क्या आपको याद है, हम एक बार पहले भी मिल चुके हैं? तो उस गृहस्थ ने पूछा कि कब? तो उसने बताया कि मैं और मेरे गुरु एक रात आपके यहाँ ठहरे थे। तो उस गृहस्थ ने तुरंत ही कहा, अरे हाँ, बिल्कुल याद आया, लेकिन आप दोनों उस रात बिना बताए चले गए। हमें लगा आपको रात्रि विश्राम के दौरान कीटों और मच्छरों ने परेशान किया होगा और इस वजह से आप रात को ही चले गए। ये सोचकर हमें बड़ा दुख भी हुआ कि हमारे सत्कार में कमी रह गई। चलिए, अच्छा हुआ आप दोबारा मिल गए। उस रात आप लोगों को जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा करें। वैसे उसी रात एक दुखद घटना हो गई थी, जिस वजह से हम परेशान हो गए, फिर ध्यान ही नहीं रहा। ये सुनकर शिष्य ने कहा कि क्षमा आपको नहीं, बल्कि क्षमा तो मुझे और मेरे गुरु को आपकी चरणों में गिरकर मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु ने ही उस रात वो गाय जो आपकी आजीविका थी उसे मार दिया था। लेकिन मैं उस बात को झेल नहीं पाया और मैंने उसी दिन गुरु के साथ संबंध विच्छेद कर लिए और मैं पिछले 5 वर्षों से अलग ही अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। आज मैं जब इस तरफ से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे उस घटना के लिए आपसे मिलकर क्षमा मांगनी चाहिए, आपके सामने आकर मुझे आपसे बात करनी चाहिए। हे सज्जन, पहला तो मैं मेरे गुरु के उस घृणित कृत्य के लिए आपसे हृदय की गहराई से क्षमा मांगता हूँ, और मैंने इस बात को अब तक आपसे छुपाए रखा, इसके लिए मैं आपसे अलग से क्षमा मांगता हूँ और आप कृपया हमें क्षमा कर दें। ये सुनकर गृहस्थ जोर से हंस पड़ा और गहरी सांस लेकर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा कि आपने इस बात को ईमानदारी पूर्वक मुझसे बता दिया, तो इसके लिए आप सम्मान के योग्य हैं। मैं आपसे कोई द्वेष नहीं रख रहा। आप यहाँ पधारे हैं तो भोजन करके ही यहाँ से जाएं। उस गृहस्थ ने फिर से सम्मान पूर्वक शिष्य का आतिथ्य सत्कार किया और उसी दरमियान उसने कहा
कि उस रात आपके गुरु ने मेरी एकमात्र आजीविका का संसाधन वो गाय मार दी। जब वह गाय मरी तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, मेरे पास करने को कुछ नहीं था। तो हमने कुछ दिनों तक तो जंगलों के आसपास जो मिला वह खाया, लेकिन जंगल भी खतरों से भरा हुआ था क्योंकि आसपास जंगली जानवर रहते हैं। मैं ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकता था, लेकिन किसी तरह मैं जीवन यापन कर रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन मुझे लगा कि बस बहुत हो गया। फिर मैंने ठाना कि इस खाली पड़ी आसपास की ज़मीन को मैं उपयोग में लाऊंगा, इसमें कुछ उपजाऊंगा और यहाँ से मैं अपनी आजीविका दोबारा से शुरू करूंगा। फिर मैंने इस बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाना शुरू किया और वहाँ से थोड़ी उपज पैदा की। उस पैदावार से फिर बीज बने, फिर उसको मैंने लगाया। फिर ऐसे ही उपज बढ़ती गई और फिर बढ़ते बढ़ते आसपास की कई एकड़ खाली पड़ी बंजर सी ज़मीन उपजाऊ बनकर फसलों से लहलहाने लगी। और इससे केवल मेरा परिवार ही नहीं, बल्कि मेरे यहाँ अभी कई लोग कार्यरत हैं जो मजदूरी करते हैं और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और इसी ज़मीन के जरिए आज मैंने ये सारी संपन्नता और व्यवस्था खड़ी की है। इन बातों के अलावा इसके बाद जो उस गृहस्थ ने कहा, उसने शिष्य की आंखें खोल दी। उस गृहस्थ ने कहा, लेकिन आप जानते हैं ये सब किसकी देन है? तो शिष्य ने पूछा, किसकी? तो गृहस्थ ने कहा कि आपके गुरु की। अगर उस रात आपके गुरु ने मेरी गाय नहीं मारी होती तो शायद मैं आज भी उस गाय पर ही निर्भर रहता और मेरी गरीबी कायम रहती, क्योंकि वह गाय जिसे मैं अपनी आजीविका का एकमात्र संसाधन मान रहा था, जब वो मारी गई तब जाकर मेरे आसपास जो संसाधन थे उस पर मेरी नज़र पड़ी और मैंने उसका उपयोग करना शुरू किया और वहाँ से मुझे आज इस संपन्नता की प्राप्ति हुई। ये सुनकर उस शिष्य के चेहरे पर संतोष का भाव था और एक सुंदर सी मुस्कान थी, क्योंकि अपने गुरु के प्रति उसकी जो नकारात्मक धारणा बनी थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने गुरु के उस रात के कृत्य के पीछे के मकसद को जान लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से दो चीज सीखने योग्य है। पहला कि NLP की 5वीं प्रीसपोजिशन जो कह रही है कि आपके आसपास रिसोर्सेज होते हैं, ये सच है, लेकिन वहां तक आपकी नजरें नहीं जाती क्योंकि आपके लिमिटिंग बिलीफ ने उस तरफ जाने से आपको रोक रखा है। क्योंकि हम ज्यादातर वक्त अपनी इंस्टेंट बेनिफिट्स या ग्रेटिफिकेशन यानी तत्काल के फायदे में फंसे रहते हैं। इसे ही नेसेसिटी माइंडसेट कहते हैं। जब तक आप नेसेसिटी माइंडसेट से निकलकर अपॉर्चुनिटी माइंडसेट नहीं बनाएंगे, अनफॉर्चुनेटली तब तक आपके आसपास मौजूद सैकड़ों हजारों की संख्या में जो मौके हैं, रिसोर्सेज हैं, वो आपको नहीं दिखाई देंगे। और इसके लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना जरूरी है। आज और अभी से आप ये अफर्म करें कि आपके आसपास सैकड़ों हजारों मौके मौजूद हैं, बस मुझे वो ढूंढना है और डेफिनेटली वो मौके और सफलता दोनों ही आपको मिलेंगे, जैसा कि उस गृहस्थ की कहानी से आपको सीख मिलती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर तरीके से प्रोग्राम कर जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं और पावरफुल पॉजिटिव एफर्मेशन की ताकत को अनुभव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी एक आधे घंटे की लाइफ चेंजिंग मास्टर क्लास की लिंक पड़ी है, उसे जरूर देखिएगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि उसके बाद आप चाहकर भी खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। अब आते हैं इस कहानी की दूसरे महत्वपूर्ण सीख पे, और वो ये है कि कभी भी गुरु, ईश्वर या माता पिता अगर आपको किसी मुसीबत में डाल रहे हैं तो ये भरोसा रखिए कि उन्होंने आपकी असीमित क्षमता को पहचान लिया है और उसे उजागर करने के लिए आपको मुसीबत में डाला है। ऐसे में उन्हें कोसने के बजाय अपने आसपास नजरें दौड़ाएं। कहीं कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके आसपास तो नहीं जिसे आप मिस कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बार्डर मैनहॉफ फिनोमिनन की तरह काम करेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड आज और अभी से आपके आसपास मौजूद अपॉर्चुनिटीज को फ्रीक्वेंटली नोटिस करना शुरू कर देगा और आप इस एकमात्र जीवन में सफलता निश्चित हासिल करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी और आपकी अगली मुलाकात अगले वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ दोबारा होगी, लेकिन उसके लिए
चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए आपका आभार और धन्यवाद। हाँ, पावर ऑफ एफर्मेशन की मास्टर क्लास वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, उसे जरूर देखिएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस मास्टर क्लास को देखने के बाद आपके दिल से एक ही आवाज़ आएगी कि इस वीडियो को मैंने पहले क्यों नहीं देखा। थैंक यू।